तो गुड मॉर्निंग गाइस, कंटिन्यू करते हैं हमारे ज्योग्राफी के सीरीज़ को। देखिए, हम ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज कर रहे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। टॉपिक वाइज कवर करने से आपका 360 डिग्री से ये चैप्टर यानी कि ये सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग मिक्स जीके जीएस भी अलग तरीके से कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल पे जाएं। चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारे सारे वीडियोस की, ज्योग्राफी, साइंस, जीके जीएस, थ्योरी सभी की। वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं जो भी वीडियोस आपके छूट गए हैं, क्योंकि बहुत से वीडियोस की हमारी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँची है, तो वो वीडियोस को आप अभी तक देख नहीं पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल पर जाएँ और जाके आप सारे वीडियोज़ को देख लें। ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम सब क्या कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। भारत की मिट्टियाँ और भारतीय मिट्टियाँ और कृषि एवं पशुपालन पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव की समस्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में जो है आपको मिट्टी के कटाव की समस्या यानी कि मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेगी। देखिए, ये मिट्टी की कटाव की समस्या के कारण जो है बैडलैंड टोपोग्राफी फॉर्म होता है। ठीक है, होता क्या है कि बारिश के पानी से या बाढ़ के पानी से या किसी भी रूप से जो है मिट्टी कटती है, उपजाऊ मिट्टी बह के कहीं चली जाती है, गुली इरोजन होता है, गली की तरह इरोजन होता है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, लंबे लंबे गड्ढे बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है यह खेती के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में जो है वह मृदा अपरदन जो है वो मिट्टी के कटाव के कारण ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो देखिए, अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है इसे हम सब इनलैंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे हम सब इनलैंड सलाइन वेटलैंड भी कहते हैं। ठीक है, इनलैंड सलीन वेट लैंड भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो है अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है वो सबसे बड़ी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सांभर लेक। क्या नाम है इसका? सांभर लेक। ये एक रामसार साइट है। अच्छा, रामसार साइट क्या है तो आपको बता दूं कि 1971 में जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे सुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। 1971 में ईरान के रामसार शहर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड यानी कि कन्वेंशन ऑन आर्द्र भूमि के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद से 1997 से पहली बार 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, हर वर्ष 1997 से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 2020 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को मनाया गया उसका थीम क्या था। जरूर कमेंट करके इसका बताएं आंसर। ठीक है, तो 1971 में ईरान में रामसार का कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत दुनिया में जितने भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है, उनको कंसीडर किया जाता है और उनको असिस्टेंट यानी कि फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सहायता दी जाती है इनको डेवलप और इनका कंजर्वेशन के लिए। तो हमारे जो सांभर लेक है ये भी एक रामसार साइट ही है। ठीक है, रामसार साइट। अच्छा, ये आर्द्र भूमि क्या होती है यानी कि वेटलैंड क्या होती है? ये देखिए, आर्द्र भूमि जो है यह जल तथा स्थल का मिलल स्थान होता है और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना यानी कि पेड़, पक्षी, पौधे, जीव जंतु बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ही एबिडेंस में बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही रिच होती है डाइवर्सिटी में, इसीलिए इसको कंजर्वेशन, इसको संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए रामसार कन्वेंशन किया गया था 1971 में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने, इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के सांभर लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड सलाइन वेटलैंड है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। तो देखिए, किस मृदा यानी कि किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है जो नमी रोके रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी की क्वालिटी ही ऐसी होती है कि बहुत ही अमाउंट में वाटर को अपने में सोख के रख सकती है। ठीक है, ये इसलिए इसको कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कम वाटर में भी ये खेती इसमें पॉसिबल हो जाती है और कपास की खेती के लिए यह काली मिट्टी जो है वो पॉपुलर है।
तो कौन सी मिट्टी है जो मृदा नमी को रोके रखती है? तो यह है काली मिट्टी। इसी कारण, इतना नमी होने के कारण ही जब ये सूखती है तो इसमें बीच में क्या आ जाता है? दरार पड़ जाता है इस मिट्टी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है। तो गुजरात प्रदेश जो है वो किस मिट्टी से आच्छादित है? यह काली मिट्टी से आच्छादित है। इसी कारण यहाँ कपास की भी बहुत खेती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगर नाम है, तो रेगर किस मिट्टी का नाम है? तो देखिए हम सब काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो लोहे, बहुत ज़्यादा लोहा का मात्रा होने के कारण जो ये अनफर्टाइल होते जा रहा है, कौन सी मिट्टी है यह है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? वो है काली मिट्टी। देखिए यहाँ काली मिट्टी का बार बार जिक्र आ रहा है। मैं आपको काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए काली मिट्टी का जो फॉर्मेशन है यह ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। ठीक है, पहला बात तो है कि इसका जो फॉर्मेशन है यह ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। दूसरा बात यह है कि भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह काली मिट्टी। तीसरी बात है कि भारत में किस राज्य में, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी का फैलाव देखने को मिलता है, तो उसका सर्वाधिक राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक फैलाव आपको देखने को, इसका सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है किसका? काली मिट्टी का। आपको बता दें कि डक्कन ट्रैप जो हमारा बना हुआ है ना, मालवा पठार, डक्कन ट्रैप जो सब बना हुआ है, यह कौन सी मिट्टी से बना है? ये भी आपका काली मिट्टी से बना है। ठीक है, डक्कन ट्रैप, मालवा पठार जो है वो काली मिट्टी से बना है, क्योंकि इन मालवा पठार, डक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन है यह ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है। तो ये जो मिट्टी है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें आपको चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, नमी को रोक सकती है, तो इस कारण इसमें कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए यह पॉपुलर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जितने पॉइंट्स बताए इन सभी से क्वेश्चन आपको काली मिट्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो देखिए भारत में है और जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार आपको सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ये हिमालय जो बहती है, हिमालय के साथ बहने के साथ जो नीचे का पूरा भाग जो बेल्ट बना हुआ है, प्लेन बेल्ट बना हुआ है, ये सभी जलोढ़ मिट्टी का बेल्ट है। ठीक है, यहाँ चावल और गेहूं की खेती के लिए बहुत ही पॉपुलर बेल्ट मानी जाती है और सब्जी भी यहाँ पे उपजाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको भारत में इस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भाबर मिट्टी मोटे कंकड़ों के कारण बनती है जो पाई जाती है। तो भाबर मिट्टी जो है वो मोटे कंकड़ों के कारण बनती है जो गिरिपद मैदान में पाई जाती है। अच्छा, गिरिपद मैदान कहाँ पे है? तो देखिए गिरिपद मैदान जो है वो शिवालिक के दक्षिण, शिवालिक हिमालय के नीचे ठीक क्या है? शिवालिक के दक्षिण में जो 25 किलोमीटर का एक बेल्ट बना है। ठीक है, 25 किलोमीटर का जो बेल्ट है वो सभी, ये बेल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? गिरिपद मैदान कहते हैं। अच्छा, काली मिट्टी की बात आई है, भाबर मिट्टी की बात आई है, तो मैं बता दूं भाबर मिट्टी जो है और कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय की दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, और शिवालिक के ठीक नीचे पाई जाती है। हिमालय के दक्षिण और शिवालिक के ठीक नीचे जो है वो आपको भाबर मिट्टी देखने को मिलेगी। इसका एक्सटेंशन किस किस राज्य में है? तो आपको भाबर मिट्टी यूपी में है ना, नेपाल में, वेस्ट बंगाल में ये देखने को जनरली मिलती है। और ये जो है वो भाबर मिट्टी ये मोटे मोटे कंकड़ों से बनी हुई होती है। तो राइट आंसर इसका क्या था? ऑप्शन डी, गिरिपद मैदान में भाबर मिट्टी मोटे कंकड़ों के कारण बनती है, इसे हम गिरिपद मैदान में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो देखिए लाल मिट्टी जो है वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जनरली ये देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में नहीं मिलेगी, लेकिन जनरली ज़्यादातर जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पर्वतीय स्लोपों पर, ठीक है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? इसे
चरेखीय जुताई से, समोचरेखीय जुताई को हम लोग कंटूर जुताई भी कहते हैं, ठीक है, कंटूर जुताई भी कहते हैं। इस जुताई से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्वतीय स्लोपों पे जो है मृदा का जो अपर्दन हो रहा है, इरोजन, सॉइल इरोजन जो हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्र है ना, ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटराइट मिट्टी के फॉर्मेशन जो होता है उसमें वो जो है एसिडिक होता है, ठीक है। वो किस प्रकार का होता है, एसिडिक फॉर्म का होता है, ये एसिडिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसल और उसको बहुत अधिक वाटर भी चाहिए, ये एक खरीफ क्रॉप है जो चावल है, ठीक है। चावल जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसे बहुत ही पानी की जरूरत होती है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता को बेहतर करने का नहीं है। तो मिट्टी की उर्वरता यानी कि इसकी जो है उर्वरता को बेहतर करने का तरीका कौन नहीं है, तो राइट आंसर है बीज संशोधन। देखिए फसल चक्र से हम लोग है मिट्टी की क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग से भी कर सकते हैं, बहुफसलीय खेती से भी कर सकते हैं, लेकिन बीज संशोधन से मिट्टी डायरेक्टली इससे रिलेशन नहीं है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि बीज संशोधन जो है वो कोई बेहतर कारण नहीं है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक है। तो भारत की काली कपासी मृदा के निर्माण में कौन सहायक है, तो बेसाल्ट, ठीक है। बेसाल्ट जो है यह आपका ज्वालामुखी से बनती है यह, ठीक है। ज्वालामुखी के जमने के बाद जो मिट्टी उसे बनती है वो बेसाल्टिक पत्थर बनते हैं और इसके अपर्दन के बाद, इसके टूटने फूटने के बाद जो मिट्टी तैयार होती है वो काली मिट्टी तैयार होती है। तो भारत की काली कपासी मृदा जो है वह बेसाल्ट के सहायक सेल हैं, ठीक है। बेसाल्ट मृदा के निर्माण में सहायक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। तो गंगा की मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है, इसका कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। देखिए गंगा का मैदान कहाँ पे स्थित है, आप देख रहे हैं हिमालय के नीचे स्थित है और हिमालय में पेरेनियल रिवर्स होते हैं जिनमें सालों भर पानी रहता है। अब सालों भर पानी के कारण यहाँ पे है कि बाढ़ भी आता है, पानी बहता भी है, यहाँ पे बहने के कारण ये छोटे छोटे कंकड़ जो है और उपजाऊ मिट्टी जो है ढो के दूसरे जगह से ला के यहाँ पे फैला देती है इस मैदान में। तो बाढ़ के कारण यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी आती है और नवीन जलोढ़ मृदा का जो है यहाँ पे जमा हो जाता है। इसी कारण जो है गंगा का मैदान जो है वो उसकी उर्वरता बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ के मृदा की उर्वरता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। तो पेनिनसुला पठार पे जो है, पेनिनसुला इंडिया पे जो है पेनिनसुला प्लेट्यू पे किस मिट्टी का अभाव देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पॉडजोल मिट्टी का अभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉडजोल मिट्टी क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पॉडजोल मिट्टी का अभाव आपको भारत के दक्कन यानी कि पेनिनसुला प्लेट्यू पे आपको देखने को मिलता है पॉडजोल मिट्टी का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से हम जानते हैं, तो खादर, ठीक है। मैंने बताया खादर नाम से हम जानते हैं नवीन जलोढ़ मृदा को। नेक्स्ट बड़े बड़े कंकड़ होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉडजोल क्या है। तो पॉडजोल क्या है, तो पॉडजोल जो है वो है एक कोनधारी वन प्रदेशों में पाए जाने वाली मृदा, ठीक है। कोनधारी वन प्रदेशों में पाए जाने मृदा को हम क्या कहते हैं, पॉडजोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त कौन सी मृदा मानी जाती है, या लेटराइट मृदा मानी जाती है। लेटराइट मृदा जो है चाय के बागानों में उपयुक्त है, यहाँ पे चाय वगैरह की खेती, कॉफ़ी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस मिट्टी में लौह एवं अल्मुनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो लौह और अल्मुनियम की ग्रंथियाँ जो हैं वो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर आपको लाल मिट्टी का विस्तार मिलेगा। 2/3 एरिया में तमिलनाडु का जो है वो लाल मिट्टी ही फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल की घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन करता है।
तो चंबल में आपको पता है कि वहाँ पे गिली इरोजन होता है, ठीक है। गिली इरोजन उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवनालिका, ठीक है। अवनालिका को हम सब गिली इरोजन भी कहते हैं, गिली इरोजन, ठीक है। तो वहाँ पे एकदम बड़ा बड़ा लंबा लंबा गड्ढा आपको दिखने को मिलेगा, है ना। रेविन्स मिलता है चंबल में देखने को, है ना। रेविन्स बड़े बड़े गड्ढे खाई जैसे देखने को मिलते हैं। तो यही गली इरोजन के कारण ये बनता है वहाँ पे चंबल की घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को हम सब वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है, रोका जा सकता है। तो वनारोपण यानी कि फॉरेस्टेशन के द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं, इस सॉइल इरोजन को हम सब रोक सकते हैं वनारोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेटेराइट मिट्टी से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है। तो लेटेराइट मिट्टी में की जाती है किसकी खेती, बागानी फसलों की खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में, चाय कॉफ़ी, है ना, जितने भी प्लांटेशन क्रॉप हैं। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो बागानी फसलों के लिए पॉपुलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का मुख्य कारण क्या है। तो पहाड़ी भागों के भू अपर्दन का मुख्य कारण है अतिचारण, दोषपूर्ण कृषि पद्धति और वन विनाश। तो देखिए बहुत ज़्यादा जानवरों के द्वारा, कैटल्स जो होते हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा वो खेत जो लैंड होता है उसको चरा देने पर भी ये प्रॉब्लम होता है। और जो प्रैक्टिस जो किया जाता है, खेती की जो प्रैक्टिस की जाती है तरीके से नहीं की जाती है ना, वो दोषपूर्ण होती है। कृषि पद्धति जो वहाँ प्रोसेस है वो गलत है। और तीसरा वहाँ वन काटने और उसको विनाश करने के कारण, ये तीनों के कारण जो है पहाड़ी भागों में क्या हो रहा है, भू अपर्दन का मुख्य कारण बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी कारण होते हैं, ठीक है। ए बी और सी ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। तो मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, चंबल की घाटी। मैंने बताया कि गली एरोजन के कारण, यहाँ पे गली एरोजन के कारण क्या होता है, बड़े बड़े रेविन्स बन जाते हैं ना, बड़े बड़े खाई जैसे गड्ढे बने होते हैं। क्या होता है कि बारिश का पानी बहने के कारण ये मिट्टी को काट के ले जाता है और लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे निर्माण होता है। इसके कारण खेती वेती कुछ भी नहीं हो पाती यहाँ पे। तो चंबल इसी के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे एक फूलन देवी नाम के जो ये थी, उनके लिए भी ये जाना जाता है चंबल की घाटी, फूलन देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है, समोच्चरेखीय कृषि, ठीक है। समोच्चरेखीय कृषि जो है वो मृदा अपरदन का कोई कारण नहीं है। समोच्चरेखीय कृषि को मैंने बताया क्या कहते हैं, कंटोर एग्रीकल्चर या कंटोर फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। तो इसके ये जो है ये कोई कारण नहीं है मृदा अपरदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोरगम की किस मृदा में पैदा हो सकती है। तो सोरगम जो है वो किस मृदा में पैदा हो सकती है, सोरगम को हम सब ज्वार भी कहते हैं, ये पैदा हो सकती है आपकी हल्की मृदा में, ठीक है। लाइट मिट्टीज में यह पैदा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मृदा प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। तो कौन सी मृदा यानी कि कौन सी मिट्टी है जो पेनिनसुला इंडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो पेनिनसुला इंडिया में आपको दिखाई देगा काली मृदा। देखिए पेनिनसुला इंडिया का निर्माण ही हुआ है आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ठीक है, ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण निर्माण ही हुआ है पेनिनसुला इंडिया का। अब उसके कारण बेसाल्ट चट्टानों तैयार हुए हैं। बेसाल्ट चट्टान टूटने फूटने के बाद किस प्रकार की मिट्टी को निर्माण की है, वो काली मिट्टी का। इसलिए हमें पेनिनसुला भारत की बात करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो लेटेराइट मिट्टी हमें कहाँ मिलती है, यह हमें महाराष्ट्र में भी मिलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो रेगर शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, रेगर शब्द हम लोग काली मिट्टी के लिए, काली कपास मृदा के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा होने से किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण जो है वो परत अपरदन होता है, ठीक है, परत अपरदन होता है। यानी कि जो मिट्टी है उसका एक परत को ये क्या करता है, बहा के ये मिट्टी ही ले जाता है। कौन, मूसलाधार बारिश अगर होने से, ठीक है। इसे सीट इरोजन भी कहते हैं, सीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका क्रिया द्वारा प्रभावित लवणीय या क्षारीय मृदा का उदाहरण है। तो कोशिका क्रिया द्वारा प्रभावित लवणीय या क्षारीय मृदा, मतलब कोशिका क्रिया जो है इस मिट्टी को लवणीय या क्षारीय रूप देती है। तो कौन सी मिट्टी, या कलर,
ऊसर और रेह, ये तीनों मिट्टी में कोशिका क्रिया रिस्पॉन्सिबल होती है इसे लवणीय या क्षारीय रूप देने में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय तीव्र वर्षा एवं तीव्र निछालन का परिणाम है? तो तीव्र वर्षा एवं तीव्र निछालन का परिणाम कौन सी है? यह है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा। देखिए लिछावन यानी कि लीचिंग, और तीव्र वर्षा यानी कि एकदम एक्सटेंसिव है ना, एक्सेस वाटर, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो और उतना ही तेज लीचिंग हो। अच्छा, लीचिंग होता क्या है? देखिए लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान जितने भी घुलनशील संगठक होते हैं वो सभी पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होते हुए नीचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। किसमें? लीचिंग प्रोसेस यानी कि निछालन प्रोसेस में। तो अच्छे जो भी उपजाऊ इसमें कंपोनेंट्स, इनमें जो भी संगठक पाए जाते हैं वो सभी बह के नीचे चले जाते हैं। इस कारण फिर ये खेती के लायक ये मिट्टी नहीं बचती है। कब? जब बहुत तेज वर्षा होती है। तो ये लेटराइट मिट्टी में ये चीज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? मैंने बार बार बताया, तो बेसाल्ट लावा के कारण जो उपक्षय के कारण जो निर्मित हुई है वह कौन मिट्टी है? वह मिट्टी है रेगर यानी कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, या बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो मूंगफली की खेती आपको बलुई मिट्टी में अच्छी होती है। ठीक है, बलुई मिट्टी में यह अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है। तो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। यहाँ पे करेवा नाम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड यहाँ पे करेवा नाम का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, कुछ कंकड़ और बहुत सारे चीज़ों मिला के करेवा का निर्माण करते हैं। ये एक अलग ही टाइप की मिट्टी होती है। इसमें जो है वो सेफ्रॉन यानी कि केसर की खेती यहाँ पे होती है। तो कश्मीर में जो है वो आपको केसर की खेती देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विगत एक दशक में भारत में किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो किस एक फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी रही है? तो कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है किसमें? यह बनी रही है आपके चावल की खेती में। ठीक है, लगभग चावल की खेती दशक में एक ही जैसी बनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कैश क्रॉप के अंतर कौन गणना किया जाता है? तो देखिए कपास, जूट और चाय, ये तीनों कैश क्रॉप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो संतुलित उर्वरक जो है वह प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए और भूमि की उत्पादन बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो उपभोक्ता की बात की जा रही है। तो रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो ये दोनों हैं, कौन कौन? पंजाब और हरियाणा। जैसा कि आपको पता है खेती भी यहाँ पे जम के करते हैं ये लोग, और इसी कारण रासायनिक उर्वरक कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति में सब आ जाता है, हरित भी आ जाता है, श्वेत भी आ जाता है और नीली भी आ जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे और नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जरूर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और बहुत इतिहास में यहाँ पे देखिएगा, मॉडर्न इतिहास, जब हमारा अंग्रेज आए थे तो ये केरल में ही काली मिर्च और क्या क्या लेने के लिए आए थे, वही झगड़ा का स्टार्ट भी करवाया था। तो केरल जो है उसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है? तो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो चावल जो है मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो गेहूं सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में यहाँ उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है?
प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का किस चीज़ में है? इसका गेहूं और गन्ना में प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये डेटा अभी तक यही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? तो जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, औसत बात करें तो सबसे बड़ा जोत आपको राजस्थान में ही इसका आकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है, सरसों जो है वो राबी क्रॉप्स है या रबी क्रॉप्स है। ठीक है, और बाकी जो कपास, मूंगफली और मकई जो है यह खरीफ क्रॉप है। तो ऑप्शन डी क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।